नमस्कार। द साइंस विला क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम भारत के संविधान के उन टर्म्स एंड कंडीशंस को समझने वाले हैं जिन्हें हम 12 अनुसूचियों के नाम से जानते हैं। ये वो नियम है जिन्हें हम स्कूल में रटते तो जरूर हैं, पर शायद ही कभी समझते हैं। तो चलिए आज इन्हीं छिपे हुए नियमों की परतें खोलते हैं। तो सवाल यही उठता है कि ये जो 12 अनुसूचियां हैं, क्या ये सिर्फ स्कूल के एग्जाम्स में नंबर लाने के लिए थी, या फिर ये हमारे देश की असली तस्वीर दिखाती हैं? यकीन मानिए, स्कूल में जो पढ़ा था ना, वो तो बस एक ट्रेलर था। असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बिल्कुल बेसिक चीज़ों की। किसी भी देश के नियम समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि उस देश का नक्शा कैसा है, वहाँ के बड़े बड़े वीआईपीज़ की तनख्वाह क्या है और पावर कैसे बटी है। अनुसूची 1, 2, 3 और 4 हमें यही सब बताती हैं। तो देखिए, पहली अनुसूची को आप भारत की कुंडली समझ सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है कि हमारे देश में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनकी सीमाएं यानी बाउंड्रीज कहाँ तक हैं। एकदम सिंपल। अब चौथी अनुसूची थोड़ी सी मजेदार है। ये तय करती है कि राज्यसभा में किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी। दूसरे शब्दों में कहें तो कौन सा राज्य सेंटर की पॉलिटिक्स में कितना वजन रखेगा, इसका हिसाब किताब यहीं से होता है। पावर का असली खेल यहीं से शुरू होता है। चलिए, अब उस मुद्दे पर आते हैं जो हमारे नेताओं के लिए शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, तनख्वाह। अरे भाई, देश सेवा कर रहे हैं तो कुछ तो मिलना चाहिए, है ना? तो दूसरी अनुसूची में इन सभी बड़े बड़े पदों की सैलरी, भत्ते और बाकी सुविधाओं का पूरा ब्यौरा है। भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के गवर्नर, लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जज और हाँ, सीएजी भी। अरे वाह, ये लिस्ट तो खत्म ही नहीं हो रही। लगता है संविधान बनाने वालों ने ये पक्का कर दिया था कि देश के किसी भी बड़े अधिकारी को अपनी सैलरी की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर है तीसरी अनुसूची यानी शपथ, ओथ्स एंड एफर्मेशंस। इसमें उन सब की लिस्ट है जो पद संभालने से पहले संविधान की रक्षा करने और देश की सेवा करने की कस्में खाते हैं। मंत्री, सांसद, जज, सब के सब। अब ये कस्में कितनी निभाई जाती हैं, वो एक अलग ही बहस है। अच्छा, अब बात करते हैं असली पावर की। देश को चलाता कौन है, केंद्र या राज्य? 7वीं और 8वीं अनुसूची हमें इसी शक्ति के बंटवारे के बारे में बताती है। 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट हैं। पहली है संघ सूची, जिस पर कानून बनाने का हक सिर्फ केंद्र सरकार का है। दूसरी है राज्य सूची, जो राज्यों का एरिया है। और तीसरी है समवर्ती सूची, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर कभी झगड़ा हुआ तो केंद्र का कानून ही भारी पड़ेगा। ये सेंटर और स्टेट के बीच की ऑफिशियल रस्साकशी है। इसको ऐसे समझिए, रेलवे संघ सूची में आता है, इसीलिए पूरे देश में एक इंडियन रेलवे है। कोई बिहार रेल या महाराष्ट्र रेल नहीं है, सिंपल। वहीं दूसरी तरफ पुलिस राज्य सूची का सब्जेक्ट है। इसीलिए तो हर राज्य की पुलिस की वर्दी अलग होती है, उनके नियम अलग होते हैं। कभी सोचा इस बारे में? और फिर है 8वीं अनुसूची। इसमें हमारे देश की 22 ऑफिशियल भाषाओं का जिक्र है। जब संविधान बना था तब सिर्फ 14 थी, अब 22 हैं। ये हमारी अनेकता में एकता का सबूत तो है, पर कभी-कभी लगता है कि इतनी सारी भाषाओं को मैनेज करना एक सिरदर्द से कम नहीं होगा। चलिए, अब राजनीति के उस खेल की बात करते हैं जहां वफादारी और सिद्धांत दोनों ही अक्सर दांव पर लग जाते हैं। जी हां, दल बदल। इसी खेल को रोकने के लिए 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब था कि आप जिस पार्टी के टिकट पर जीते हो उसी में रहोगे। अगर पार्टी बदली तो आपकी कुर्सी गई। सुनने में तो एकदम परफेक्ट लगता है, लेकिन सवाल तो यही है, अगर कानून इतना मजबूत है तो फिर आज भी ये आया राम गया राम वाली पॉलिटिक्स बंद क्यों नहीं होती? विधायक रातों रात पार्टियां क्यों बदल लेते हैं? सरकारें क्यों गिर जाती हैं? लगता है इस कानून में भी रास्ते निकाल लिए गए हैं। अब बात 9वीं अनुसूची की, जो किसी जादुई ढाल से कम नहीं थी। सरकार अगर कोई कानून बनाकर इस लिस्ट में डाल दे तो उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। इसे लाया तो गया था जमींदारी सुधारों के लिए, पर इसका इस्तेमाल खूब हुआ। खैर, 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब ये नहीं चलेगा। और अब आखिर में बात करते हैं उन अनुसूचियों की जो सीधा हम सबसे यानी आम जनता से जुड़ी हैं। वो सरकार जो हमारे गली मोहल्लों, गांवों और शहरों में काम करती है। पर क्या वो
सच में जनता की सरकार है। 5वीं और 6ठी अनुसूची देश के आदिवासी इलाकों के प्रशासन से जुड़ी हैं। 5वीं अनुसूची लगभग पूरे भारत के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होती है, जबकि 6ठी अनुसूची में खास तौर पर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान हैं, ताकि उनकी यूनिक संस्कृति बची रहे। और फिर आती हैं 11वीं और 12वीं अनुसूची। इन्हें 1992 में संविधान में जोड़ा गया। मकसद था पावर को दिल्ली और राजधानियों से निकालकर गांवों और शहरों तक पहुंचाना। पंचायतों को 29 और नगर पालिकाओं को 18 विषयों पर काम करने की पावर दी गई। पर सबसे बड़ा सवाल फिर से वही, कागज पर तो पंचायतों और नगर पालिकाओं को बहुत पावर दे दी गई है, लेकिन क्या असलियत में राज्य सरकारें उन्हें वो ताकत और पैसा देती हैं? जमीनी हकीकत अक्सर कुछ और ही कहानी बताती है। तो ये थी हमारे संविधान की वो 12 अनुसूचियां। देश की कुंडली से लेकर वीआईपीज़ की सैलरी तक, दल बदल के खेल से लेकर पंचायतों के हक तक, सब कुछ यहीं लिखा है। कागज पर तो हमारा सिस्टम एकदम परफेक्ट लगता है ना? पर असल में ये कितना काम करता है, ये सवाल मैं आप पर छोड़ती हूँ।